हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? अच्छे हो? हेल्दी हो? फिट हो? बिल्कुल। ऐसे रहिएगा। तो आज मैं आपके लिए एक खुश खबर लेके आया हूँ कि जीएसटी के जो लास्ट के टॉपिक्स है, आई रिपीट, जीएसटी के जो आखिरी के टॉपिक्स है, जैसे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ई वे बिल, जॉब वर्क, एडवांस रूलिंग, और अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे डिमांड एंड रिकवरी, इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन, ऑफेंस एंड पेनल्टीज, अपील रिवीजन, तो ये टॉपिक्स पे मैं एक चार्ट रिवीजन लेके आ रहा हूँ। तो हम क्विक रिवीजन भी करेंगे, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लिया जाएगा, एक क्विक रिवीजन, और उसका चार्ट्स भी यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और ये चार्ट की पीडीएफ कॉपी मैं आपको डाउनलोड लिंक भी देने वाला हूँ। तो डिस्क्रिप्शन कॉलम में जिसका भी जो भी टॉपिक का हम रिवीजन करने वाले हैं, उसके चार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कॉलम में दिए जाएगी, जो जहाँ से आपको चार्ट्स डाउनलोड करना है, और हो सके तो यहाँ पे प्रिंट आउट ले लेना है। ये प्रिंट आउट आपको A3 पेजेस पे लेना है, A3 पेजेस पे लेना है। तो डेफिनेटली ये चार्ट्स आपको रिवाइज करने के लिए बहुत काम आएंगे। तो जो अभी जनवरी फरवरी एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, या फिर जो यहाँ पे मई जून एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, या जो नवंबर दिसंबर एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, इन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये चार्ट रिवीजन बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए बेटा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड थी, तो हम क्विक रिवीजन भी करेंगे। और ये टॉपिक जो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स और इसके आगे के टॉपिक्स का मैं रिवीजन सीरीज चालू कर रहा हूँ। और मैं हर टॉपिक पे एक एक रिवीजन वीडियो डालूंगा, जो मैक्सिमम 20-25 मिनट्स का होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले पहला अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, जिसका चार्ट भी मैंने दिया हुआ है, और पूरा चार्ट से हम रिवीजन करने वाले हैं। सो दोस्तों, बिना आपका ज़्यादा टाइम लिए हम स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक रिवीजन, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, जिसका आपको चार्ट जो है नीचे डिस्क्रिप्शन कॉलम में देखिएगा, उसमें आपको लिंक मिल जाएगी, और उस लिंक से आप जो है गूगल ड्राइव की लिंक से चार्ट्स डाउनलोड कर पाओगे। हाँ, यस, और एक इंपॉर्टेंट बात कह दूं, आज का वीडियो तो हमारे वी स्मार्ट एकेडमी के चैनल पे आ रहा है, आप वी स्मार्ट एकेडमी चैनल पे मुझे देख रहे हो, लेकिन इसके आगे के रिवीजन वीडियोस पहले थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर ये चैनल पे आएंगे। आई रिपीट, चैनल का नाम है थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर, जो डिस्क्रिप्शन कॉलम में मैंने दिया है, तो उस चैनल पे आएंगे, और बाद में इस चैनल वी स्मार्ट एकेडमी के चैनल पे आएंगे। तो जरूर इस रिवीजन का सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे फायदा लीजिएगा, और आप एंजॉय भी कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा यहाँ पे चार्ट रिवीजन। वेल, तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑन अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, एक है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड से रिलेटेड। यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि मैं पहले तो रजिस्टर पर्सन, नॉर्मल किसी भी रजिस्टर पर्सन को अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करने पड़ेंगे, वो यहाँ पे बताऊंगा। उसके बाद में स्पेशल प्रोविजन, आके यहाँ पे वेयर हाउस ओनर और ट्रांसपोर्टर को स्पेशल प्रोविजन में अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, इनके लिए क्या स्पेसिफाई किया गया सेक्शन 35(2) में, रीड विथ यहाँ पे रूल 58। वैसे सेक्शन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, 35 एंड 36 प्रोसीजर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप प्रोसीजर पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना। देखो, रजिस्टर पर्सन, आई रिपीट, रजिस्टर पर्सन अगर ये अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो सेक्शन 35(1) के हिसाब से वो बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ मेंटेन करेंगे? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। उनको बुक्स ऑफ अकाउंट अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे, दोनों जगह उनको मेंटेन करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट, बुक्स फाउंड एट अनरजिस्टर्ड प्रीमाइसेस। कोई भी अनरजिस्टर्ड प्रीमाइसेस पे बुक्स मिला जो उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नहीं है, तो वो डीम टू बिलोंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन ही माना जाएगा। मतलब घर पे मिला या कहीं पे भी मिला जो अनरजिस्टर्ड प्रीमाइसेस है, तो वो ये माना जाएगा कि इसी रजिस्टर्ड पर्सन का है। तो पहला पॉइंट हमने देखा, बुक्स ऑफ अकाउंट वो कहाँ मेंटेन करेंगे, तो वो अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे भी मेंटेन करेंगे और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे भी मेंटेन करेंगे। उसके बाद में सेक्शन 35(1) के हिसाब से कौन कौन से अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स आपने मेंटेन करने चाहिए। तो अगर बात हम अकाउंट्स की करें, रिकॉर्ड्स की करें, तो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, स्टॉक ऑफ गुड्स, उसके बाद में आउटपुट टैक्स पेबल एंड पेड, आईटीसी अवेल एंड अदर पर्टिकुलर्स। यानी उनके स्टॉक रिकॉर्ड्स और टैक्स पेड इंक्लूडिंग आईटीसी के रिकॉर्ड्स उनको यहाँ पे मेंटेन करने पड़ेंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, स्टॉक रिकॉर्ड और मतलब स्टॉक ऑफ गुड्स और आउटपुट टैक्स पेड और पेएबल, ये जो है कंपोजिशन स्कीम में अगर आप होगे, तो ये आपको मेंटेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, और वो ये है कि इफ गुड्स आर केप्ट एट अदर देन डिक्लेयर्ड लोकेशन,
मतलब कोई ओके गुड्स जो है कई अदर ऐसे लोकेशन पे जो आपका रजिस्टर प्लेस नहीं है, तो वो डीम टू सप्लाई माना जाएगा और उसके ऊपर टैक्स दिया जाएगा। आई रिपीट, डीम सप्लाई और उसके ऊपर टैक्स पे किया जाएगा। ये पॉइंट अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड सेक्शन 35(1) में रीड विथ रूल्स उन्होंने दिए हैं। ओके, और कौन से रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स एज पर CGST रूल्स आपने मेंटेन करनी चाहिए? गुड्स और सर्विसेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है तो उससे रिलेटेड। उसके बाद में जहां तक डॉक्यूमेंट्स हो गए तो RCM, पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर RCM, along with relevant documents and invoices, चालान, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, वाउचर्स। ओके, तो ये चैप्टर में हमने देखा था ये आपने मेंटेन करने चाहिए। एडवांस रिसीव्ड और पेड और एडजस्टेड, इससे रिलेटेड डिटेल्स आपने मेंटेन करनी चाहिए। एंड लास्ट, रिक्वायर्ड टू कीप a particulars of name and complete address of the supplier, recipient and premises where goods are stored। ये पॉइंट, सॉरी बेटा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। ये पॉइंट ये कहता है कि आपने कंप्लीट डिटेल, किससे गुड्स खरीदा, सप्लायर कौन था, रेसिपिएंट या आपका रिसिपिएंट कौन है और कहाँ का गुड्स आपने स्टोर किए, उसकी कंप्लीट डिटेल्स एज पर लॉ आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये तो हमने देखा रजिस्टर पर्सन में जनरली आपने कौन कौन से रिकॉर्ड्स एज पर सेक्शन एज वेल एज पर रूल्स, ओके, क्या रिकॉर्ड्स आपने मेंटेन करनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स आपने मेंटेन करने चाहिए। इसमें मैं कुछ स्पेशल केसेस भी लूंगा। सर स्पेशल केसेस कौन से? जैसे ओके, ये जनरली तो सब नहीं मेंटेन करना चाहिए एक्सेप्ट कंपोजिशन स्कीम का हमने देखा, लेकिन अब यहाँ पे रूल 56(11) क्या कहता है, फटाफट देखो। ओके, रिकॉर्ड टू बी मेंटेन बाय एजेंट, एजेंट ने किस टाइप के, फिर वो एजेंट खुद का इनवॉइस दे या ना दे, एजेंट ने किस टाइप के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स ऑफ ऑथराइजेशन रिसीव्ड फ्रॉम ईच प्रिंसिपल, यानी जब भी वो सप्लाई करेगा तो प्रिंसिपल के ऑथराइजेशंस को वो मेंटेन करेगा। ओके, उसके बाद में डिस्क्रिप्शन एंड वैल्यू क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ओके, प्रिंसिपल के बिहाफ पे मिला। उसके बाद में गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, डिटेल्स ऑफ अकाउंट फर्निश टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को उसने क्या अकाउंट दिया, ओके, और टैक्स पेड ऑन द रिसिप्ट और सप्लाई ऑफ द गुड्स ऑन प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल के बिहाफ पे अगर वो अपना और इनवॉइस जनरेट कर रहा होगा तो कितना टैक्स उसने पे किया, उसके डिटेल्स रिकॉर्ड यहाँ पे एजेंट्स ने मेंटेन करनी चाहिए। उसके बाद में रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर को जनरल रिकॉर्ड्स जो हमने देखे, इन एडिशन टू दैट, यानी ये जनरल रिकॉर्ड्स तो सबके लिए, इन एडिशन टू दैट मैन्युफैक्चरर के लिए मंथली प्रोडक्शन अकाउंट, यानी मैन्युफैक्चरर को मंथली प्रोडक्शन अकाउंट स्टेटमेंट बनाना जरूरी है, जो रॉ मटेरियल या सर्विसेज यूज इन द मैन्युफैक्चरर, यानी कितना रॉ मटेरियल आपने यूज किया, सर्विसेज कितनी यूज की, इसका पूरा मंथली बेसिस पे डिटेल्स देना पड़ेगा। और क्वांटिटी डिटेल्स ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, वेस्ट और बाय प्रोडक्ट, ये भी उसको मंथली बेसिस में मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये एडिशनल फॉर मैन्युफैक्चरर दिया है। उसके बाद में रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय सप्लायर ऑफ सर्विसेज इन एडिशन टू जनरल प्रोविजन फॉर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, सर्विस प्रोवाइडर होगा तो रूल 56(13) के हिसाब से उसको क्वांटिटी डिटेल्स ऑफ गुड्स यूज इन द सर्विस ये देना पड़ेगा, डिटेल्स ऑफ इनपुट सर्विस एंड डिटेल्स ऑफ ओके सर्विसेज सप्लाइड, ये उसको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। और अगर वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर होगा तो रूल 56(14) के तहत रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर, तो देखो फटाफट यहाँ पे ओके, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन ऑन हुज बिहाफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट is executed and each works contract wise, works contract का definition आपको पता है, हम फटाफट रिवीजन कर रहे हैं। तो works contract के definition आपको पता है, तो हर contract wise किसके नाम, ओके, name and address of the person on whose behalf works contract is executed, value, quantity, description of goods or services received for works contract, ओके, इसके डिटेल्स यूटिलाइज फॉर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, यानी कितना आपने रिसीव किया हर ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितना आपने यूटिलाइज किया ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इसकी डिटेल्स आपको लेनी पड़ेगी। एंड डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव्ड फॉर ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, ओके, एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर, ये आपको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। अगर आप क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होगा तो रूल 56(17) कहता है आपको ट्रू एंड करेक्ट रिकॉर्ड्स ऑफ गुड्स हैंडल्ड ऑन द बिहाफ ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, वो आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी। एंड प्रोड्यूस डिटेल्स आर रिक्वायर्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। तो ये बेटा जनरल रिकॉर्ड्स हमने देखा कि जनरली नॉर्मल सबको रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करने पड़ते हैं और स्पेशल केस में कौन कौन से एडिशनल रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। ये तो बात हुई रजिस्टर्ड पर्सन के केस में। अब बात करते हैं बेटा यहाँ पे वेयरहाउस कीपर के केस में लॉ क्या कहता है और ट्रांसपोर्टर के केस में लॉ क्या कहता है। जैसे आप अगर ओनर और ऑपरेटर ऑफ गोडाउन या वेयरहाउस हो, आप रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, रजिस्टर्ड होगा तो अच्छी बात है, अनरजिस्टर्ड होगा तो भी ये सेक्शन अप्लाई होगा जहां आपको यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका वेयरहाउस है और आप अनरजिस्टर्ड हो तो आपको ये लॉ अप्लीकेबल होगा और आपको यूनिक एनरोलमेंट नंबर जो है जीएसटी पोर्टल पे लेना पड़ेगा। सेक्शन 35(2) के हिसाब से आपको जो वेयरहाउस कीपर
को कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, तो रिकॉर्ड्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनी एंड अदर रिलेवेंट डिटेल्स ऑफ गुड्स इन सच मैनर एज प्रिस्क्राइब, यानी जो रूल्स में दिए गए उस टाइप के रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने हैं और डिटेल्स ऑफ कंसाइनर और कंसाइनी आपको मेंटेन करने हैं। फिर रूल में क्या कहा है, रूल 58.4 में कहा है मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट बाय वेयरहाउस कीपर इस रिस्पेक्ट ऑफ with respect to period for which particular goods remains in a warehouse, particulars relating to dispatch, movement and receipt and disposal ऑफ सच गुड्स, यानी पीरियड वाइज रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा और डिस्पैच, मूवमेंट, रिसिप्ट एंड डिस्पोजल ऑफ द गुड्स उसका भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रूल 58.5 में कहता है स्टोर ऑफ द गुड्स इन सच मैनर एंड स्टोर द गुड्स इन सच मैनर दैट दे कैन बी आइडेंटिफाइड एटम वाइज, ओनर वाइज एंड शैल फैसिलिटेट एनी फिजिकल वेरिफिकेशन और इंस्पेक्शन बाय प्रॉपर ऑफिसर। मतलब ये वेयरहाउस कीपर की लायबिलिटी की उसने इस तरह से स्टोर करना चाहिए कि एटम वाइज, ओनर वाइज वो इजिली आइडेंटिफाई हो सके और हमारा ऑफिसर जब भी फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए आए तो उसको इजी हो, वो फैसिलिटेट करे। ओके, तो ये था रिगार्डिंग टू वेयरहाउस कीपर। ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर की क्या जिम्मेदारी है, ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड होगा तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर ट्रांसपोर्टर अनरजिस्टर्ड होगा तो उसको भी यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा। ओके, सेक्शन 35(2) के हिसाब से उसको कंसाइनर, कंसाइनी की डिटेल्स और अदर गुड्स की डिटेल्स देनी पड़ेगी एज पर रूल। 58(4) क्या कहता है, 58(4) कहता है कि ट्रांसपोर्टर होगा तो शैल मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड, डिलीवर्ड, गुड्स स्टोर्ड in transit by him along with GST of the registered of consignor and consignee, यानी उनके कंसाइनर और कंसाइनी के ईच ऑफ हिज ब्रांचेस, हर ब्रांचेस के जीएसटी उसको मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन रूल 58(1) कहता है इफ ट्रांसपोर्टर इज रजिस्टर्ड इन मोर देन वन स्टेट और यूटी, मतलब रजिस्टर्ड है और एक से ज्यादा उसके रजिस्ट्रेशन है, तो वो यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर फॉर ईवे बिल ले सकता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर को ईवे बिल कैरी करना पड़ता है बेटा। अब उसके अगर एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है तो सब रजिस्ट्रेशन ईवे बिल में नहीं लिख सकता, इसलिए ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईवे बिल इजी करने के लिए ओके वो रजिस्टर्ड है पर वो यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर ले सकता है। तो बेटा ओके, यूनिक एनरोलमेंट नंबर और यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर में क्या डिफरेंस है? यूनिक एनरोलमेंट नंबर मतलब वो ट्रांसपोर्टर अनरजिस्टर्ड है तो यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा, और ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड है लेकिन उसके एक से ज्यादा रजिस्टर्ड जीएसटी है तो वो ईवे बिल को इजी करने के लिए यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा। ये मैंने रेगुलर कोर्स में आपको पढ़ाया था। चलो, ये तो हमने देख लिया। उसके बाद में प्रोसीजर फॉर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, अकाउंट्स आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चल सकते हैं, प्रॉपर उसका आपने बैकअप लेना चाहिए। उसके बाद में फाइल ओके, अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसके तो उसकी फाइल बराबर ओके ऑफिसर को आपने प्रोवाइड करना चाहिए अलॉन्ग विद पासवर्ड। ओके, कोई भी आपने एंट्री इरेज या और रिटर्न नहीं करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट ओके, सीरियल रिकॉर्ड्स जो है आपके मैनुअल रिकॉर्ड्स हो गए तो सीरियली नंबर होने चाहिए। तो ये मैंने यहाँ समराइज करके दे दिया है। उसके बाद में कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलियर टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन करते हो तो नॉन अकाउंटेड गुड्स और सर्विस पे इमीडिएटली सप्लाई मान के टैक्स पे कर दिया जाएगा और सेक्शन 73-74 की प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट में लगा दी जाएगी। रिटेंशन ऑफ अकाउंट ओके, कितने दिन तक आपने अकाउंट रिटेन करने चाहिए? तो 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न, यानी जो एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट है वहां से 72 मंथ्स आपको मेंटेन करना है। ओके, अगर आपकी कोई अपील लगी हुई है तो वो केस में आपको ओके रिकॉर्ड, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए कि अगर आपकी कोई अपील लगी हुई है तो वो केस में आपको रिकॉर्ड कितने साल तक, तो रिटेंशन शैल बी लेटर ऑफ, ध्यान रखें, लेटर ऑफ 1 ईयर as a final disposal of appeal or revision or 72 months from the due date of furnishing annual return whichever is later। मतलब अगर आपकी अपील से 1 साल पहले हो जाता है तो बाद ओके 72 मंथ्स यानी 72 मंथ तक आपको मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन 72 मंथ्स हो गए पर अपील में अभी भी केस, तो फिर जिस दिन अपील डिस्पोज होगी वहां से 1 साल तक आपको और मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद में ऑडिट्स एंड अकाउंट, बेटा आपका ऑडिट रिकॉर्ड्स के ऑडिट कंपलसरी स्टैट्यूटरी ऑडिट बाय CA-CMA होगा अंडर सेक्शन 35(5) के तहत। ओके, अगर आपका टर्नओवर जो है 2 करोड़ से ज्यादा, लेकिन 2 फाइनेंशियल ईयर के लिए 18-19 और 19-20 के लिए 5 करोड़ का लिमिट दिया है। ओके, 18-19 और 19-20 के लिए 5 करोड़ का लिया है, वैसे एक्ट में 2 करोड़ है। ठीक है, तो आपको जब आप कॉपी ऑफ ऑडिटेड एनुअल अकाउंट, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट साथ साथ में देना पड़ेगा और अदर सच डॉक्यूमेंट एज में भी प्रिस्क्राइब। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है, दिस प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल टू एनी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी हुज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू ऑडिट बाय CNAG इन इंडिया और अपॉइंटेड बाय लोकल अथॉरिटी। तो ये पॉइंट याद रखना कि इनको स्टैट्यूटरी
स्टैट्यूटरी ऑडिट बाय CA/CMA नहीं है। ओके, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट CNAG या अपॉइंटेड ऑफिसर बाय लोकल अथॉरिटी वो होगा। तो इस तरह से हमने ये चार्ट कंप्लीट किया बेटा। ओके, स्मॉल रिवीजन थी अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड की। नेक्स्ट रिवीजन नेक्स्ट सेक्शन में हम कल देखेंगे। ई वे बिल, इसी तरह से आपको चार्ट मिलेगा। ओके, और इसी तरह से फटाफट मैं आपको रिवाइज करके दूंगा। ओके बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़िए जरूर। और ये चार्ट का प्रिंट निकाल के आपके पास रखिए, आपको डेफिनेटली हेल्प होगा। ऐसे ही 10-15 मिनट में मैं आपके सभी चैप्टर्स रिवाइज करके दूंगा और डेफिनेटली ये चार्ट से आपको ओके चैप्टर्स पढ़ना बहुत आसान जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।